नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्वाध्याय के ऊपर। आज हम जिस टॉपिक पे बातचीत करने जा रहे हैं वो है 1857 की क्रांति। बहुत से विद्यार्थियों को कहना था कि सर ऑफलाइन कक्ष में आपने बताया है, तो ऑनलाइन में क्यों ना इस टॉपिक को एक बार डिस्कस किया जाए, ताकि जितने भी हमारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं ऑनलाइन से उनको भी एक बार चीज समझ में आए कि 1857 की क्रांति क्या है और उनके जो मन में जो छोटे छोटे बहुत सारे सवाल हैं उन सवालों के जवाब क्या है। क्योंकि जो अभी रिसेंटली जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एग्जामिनेशन के अंदर, उनके क्या है, पूरा का पूरा इतिहास सिलेबस में है नहीं, तो कुछ सवाल उनके मन में बहुत ज्यादा रह जाते हैं कि सर भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा थी, अंग्रेज बहुत कम थे, उसके बावजूद अंग्रेज भारत पर राज करके चले गए। या हम बात करते हैं कि सर 1857 की क्रांति के अंदर राजस्थान और मराठा दोनों साथ में क्यों नहीं लड़े। अगर साथ में लड़ते तो क्या पता 1857 की क्रांति के वक्त ही जो भारत है वो आजाद हो जाता। तो इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज मैं उपस्थित हुआ हूं आप सबके बीच में। तो एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हम शुरू करेंगे पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए कि क्या हुआ और किस प्रकार से हुआ। ये जो तथ्य आप लोगों के सामने मैं रखने जा रहा हूं, ये सारे ऑथेंटिक तथ्य हैं, ऑथेंटिक किताबों से लिए गए हैं। और जिस प्रकार से भी मुझे अच्छे टीचर से या फिर अच्छे प्रोफेसर से बातचीत करके कुछ पता चला, उन्हीं तथ्यों के आपके सामने मैं रखूंगा। किसी भी प्रकार की कोई बनावटी चीजें हम इस कक्ष के अंदर वार्तालाप में नहीं लेंगे। तो बात है उस वक्त के ऊपर लेके चलता हूं मैं आप लोगों को, आज से करीबन करीबन जो 18वीं सदी थी उसके आसपास। 1857 की क्रांति पे भी हम आएंगे, लेकिन 1857 की क्रांति में बहुत से ऐसे नाम हैं जो आप लोग इतिहास में पढ़ते हो, लेकिन वो एक साथ क्यों नहीं खड़े हुए, क्या इसका रीजन रहा। उन सबको समझने के लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में पीछे जाना पड़ेगा, ताकि आपको समझ में आए कि कारण क्या रहे और क्या वो कारण सही थे या फिर अपनी खुद की ईगो को साइड में रख के सबको एक साथ इकट्ठा होना चाहिए था। तभी हम कहते हैं कि सर हर कोई अपने लिए ही क्या लड़ा था उस वक्त। तो कहीं ना कहीं ये बात सच है या झूठ है, उसका निर्णय आप स्वयं लें इस पूरे के पूरे वीडियो को देखने के पश्चात, ताकि आपको समझ में आए कि इतिहास क्या रहा है और किस प्रकार से ये चीजें चलती चली गई। और हम पूरे समय के अनुसार आगे बढ़ेंगे कि किस समय के बाद क्या रहा। मैं फ्लैशबैक को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि हमारा मेन मकसद जो है वो 1857 की क्रांति रहेगी मेरे प्यारे बच्चा। क्लियर है बात मेरी? आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होगी कि किस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं और किस प्रकार से चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोगों के समक्ष है, पूरी टीम ने मेहनत की हुई है इसके ऊपर। ये तो चलो बताते रहते हैं हम। अब बातचीत करते हैं इन चीजों के ऊपर कि कैसे किस प्रकार से मामला रहे और कैसे रहे हैं। देखो, राजस्थान और मराठा ये दोनों साथ में क्यों नहीं खड़े हुए अंग्रेजों के विरुद्ध। तो यहां बहुत से आपसी मतभेद थे, राजस्थान के खुद के राजाओं के मध्य भी, और इन राजस्थान के जो तो राजपूताना जिसको हम कहा करते थे, ठीक है, राजपूताना के मराठों के साथ में भी बहुत से मतभेद थे और बहुत से ऐसे युद्ध आपस में हो चुके थे जिन कारणों से राजस्थान और मराठा कभी भी साथ में खड़े नहीं हो पाए। आप लोगों ने एक वक्त में पीछे होकर झांक के देखा होगा कि सर शिवाजी का नाम इतने इज्जत से लिया जाता है और कहते हैं लोग कि पूरा नाम के छत्रपति महाराज शिवाजी के नाम से पुकारा जाए उनको। तो इतने बड़े लेगेसी के साथ में जब मराठा उतर रहे थे, तो
तो पूरे के पूरे हिंदू उनके साथ में क्यों नहीं खड़े हुए? क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीतता चला गया, वैसे वैसे मराठाओं का जो राजस्थान के ऊपर अत्याचार था वो बहुत ही गलत तरीके से पेश होने में आया है हमारे सामने। इस ये भी बड़े बड़े कारण थे कि राजपूत शासक जितने भी थे वो सारे के सारे मराठाओं के क्या हो गए, विरुद्ध हो गए। इनके क्या कारण रहे, क्या कौन सी डेट में कौन सी ईस्वी में रहे, तो कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपको बताना शुरू करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। बात होती है मई 1711 में। आपको इसके बारे में पता है कि नहीं है? यदि पता है तो बहुत अच्छी बात है। देखो, मई 1711 ये वह दिन के आसपास है जब पहली बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र में धन एकत्रित किया था। ध्यान रखना इन चीजों के बारे में, तो साथ साथ में नोट बनाते चलो और लिख लो इस लाइन को कि किस प्रकार से है, क्या चीज है। तो 1711 के अंदर सर्वप्रथम कहता हूं पहली बार मराठों ने मंदसौर, ध्यान रखना इन चीजों के नामों को, मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र, मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्रित किया। कहानी यहीं से शुरू होती है हम लोगों की कि किस प्रकार से, कैसे, क्या चीजें रही होगी, क्यों किया होगा, कैसे रहा होगा। देखिए, मराठाओं के वक्त, उस वक्त जब गद्दी पे शाहू महाराज बैठे होते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि पेशवादित्य जो हैं वो उस वक्त उसके जो पूरी की पूरी सेना है उसका नेतृत्व कर रहे होते हैं। तो उस वक्त हालात इस प्रकार से थे कि मराठा जो थे वो राजस्थान की तरफ छोटे छोटे भागों में धन एकत्रित करने लग गए थे। उसकी पहली जो घटना हमारे सामने आती है वो है 1711। इस बीच इसके पश्चात बहुत सी ऐसी छोटी छोटी घटनाएं रही है। 1715 में भी रहा था, 1719 में भी आपको देखने को मिला है, 1723 में भी आप लोगों को देखने को मिलता है कि किस प्रकार से क्या है। लेकिन ये सब होते हुए एक बड़ी घटना घटती है 1734 में। अब 1734 में क्या होता है कि बूंदी सिंह ने मराठाओं की सहायता से दल्ले सिंह को गद्दी से हटा दिया था, और कहां की, बूंदी के अंदर। अब बात आती है कि सर, सहायता ली गई थी, हाँ सहायता ली गई थी, लेकिन इसमें भी मराठाओं की अपनी क्या रहती थी, चाल रहती थी। मराठा इस प्रकार से करने लग गए थे कि दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, किसी एक ने अगर उनको बुलाया है लड़ने के लिए, तो वो क्या करते, इसकी तरफ से लड़ा करते और दूसरे को हरा देते। लेकिन हारने के पश्चात वो दोनों राजाओं से क्या लिया करते थे, पैसा लिया करते थे। तो ये जो रीतियां थी इन लोगों की, ये रीतियां राजस्थान के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ने लग गई थी। डेट के साथ इसको लिखेंगे हम लोग कि किस प्रकार से है, क्या मामला रहा। अप्रैल 1734, अप्रैल 1734 में लाइनिंग जिस प्रकार से मैंने बोली है उस प्रकार से आप लोग उस चीज को लिख लेना। मैं आपको ज्यादा इस प्रकार से लंबा नहीं खींचना चाहूंगा, इस वजह से थोड़ा बहुत आप लोग उस चीजों को लिख लेना। बूंदी के पदच्युत शासक बुद्ध सिंह
मराठों की सहायता से किसको हटाते हैं? दल्ले सिंह को। किसको हटा देते हैं? सॉरी, दलेल सिंह को। दलेल सिंह को गद्दी से हटा देते हैं। ठीक है। अब ये घटना होने के बाद में छोटी छोटी और भी बहुत सी घटनाएं हम लोगों को देखने को मिलती है कि किस प्रकार से है, कैसे है, क्या नहीं है। ठीक है। अब इससे थोड़ी सी पहले हम लोग एक बात, एक घटना के बारे में जानते हैं। आप लोगों ने भी इस चीज के बारे में सुना होगा कि 1732 में भी सवाई जयसिंह जो मालवा के सूबेदार थे, उन्हें मराठाओं ने क्या कर लिया था? घेर लिया था। और उनसे 28 परगने ले लिए गए थे। कितने ले लिए गए थे? 28 परगने ले लिए गए थे। कब? 1732 में। इसको साइड में लिख लेना। 1732 के अंदर क्या हुआ था कि मालवा के जो सूबेदार बने हुए थे, कौन बने हुए थे आप लोगों को पता होना चाहिए। मालवा के जो सूबेदार थे जयसिंह, इनको घेरा गया और इनको घेरने के पश्चात इनसे कितने थे? 28 परगने ले लिए गए थे। यह घटना भी राजस्थान के लिए थोड़ी सी गंभीर होती चली गई थी। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो जयसिंह थे वो मुगल दरबार के अंदर रहा करते थे। अब इसके पश्चात में 1735 आता है। मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेना ने मराठाओं को पराजय करने का एक असफल जो है वो प्रयास करते हैं। कब? 1735 के अंदर। लेकिन उसके पश्चात अक्टूबर 1735 में जो पेशवा थे वो उत्तर भारत की यात्रा पर निकलते हैं। कौन सी यात्रा पर निकल रहे हैं? उत्तर भारत की यात्रा पर निकलते हैं। और इस उत्तर भारत की यात्रा पर निकलने पर वो कहां पहुंच रहे हैं? अजमेर के लिए। और अजमेर में उनको शांत करने के लिए, मुगलों और उन दोनों के बीच में संधि करवाने के लिए जो राजपूत शासक है वो इकट्ठे होते हैं। परंतु संधि हो नहीं पाती और इसका परिणाम यह होता है कि मुगलों के साथ साथ राजपूत शासकों के ऊपर भी किसी न किसी प्रकार का कर लगा दिया जाता है। अब कर यहां पे लग चुका है। अब बात करते हैं कि सर उस वक्त में कर वगैरह किस प्रकार से, क्या चीजें रही होगी, कैसे रही होगी, किस प्रकार से नहीं रही होगी, तो वो भी एक थोड़ा सा मामले को ध्यान में रखना। ठीक है। इसके पश्चात मामला आता है 1738 ईस्वी में। 1738 ईस्वी में क्या होता है? निजाम जो है, निजाम को बिना युद्ध किए ही दुरासराय का जो संधि थी वो करनी पड़ती है और पूरा मालवा देना पड़ जाता है। और साथ ही साथ 50 लाख रुपए भी देने पड़ते हैं। इनको? मराठों को। एक तरफ तो ये कार्यक्रम चल ही रहा था, दूसरी तरफ अंग्रेज जो हैं वो अपने पैर पसारते जा रहे थे पूरे भारत में। और 1773 से 1785 के बीच में वहां पे प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं वॉरेन हेस्टिंग। कौन बनने जा रहा है? वॉरेन हेस्टिंग। आपको पता होगा कि पूरे भारत में कंपनी का राज है, उस कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। इस बात का ध्यान रहे। और गवर्नर जनरल ऑफ बेंगलोर है, इनका मुख्यालय कहां रखा जाता है? कलकत्ता के अंदर रखा जाता है। आपको पता होगा कि भारत की जो निचली जो सीमा है, भारत के जो नीचे का जो भाग है वो पानी का भाग है। ठीक है। अंग्रेजों के लिए आवागमन में शुरुआती वक्त में सबसे ज्यादा जो मामला था वो पानी वाला ही मामला था। अब पानी से जुड़ी हुई जितनी भी जगह है, पहले अंग्रेजों ने वहीं पर ही क्या किया? अपना मामला शुरू करना शुरू किया था। और आपको पता होना चाहिए बंगाल ही ऐसी जगह थी जो हकीकत में सोने की चिड़िया थी। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले जो मामला अपना मजबूत किया वो कहां पे किया? बंगाल में किया। और अपना मुख्यालय कहां बना लिया? कलकत्ता बना लिया। ठीक है। और कलकत्ता में ही 1773 में
प्रथम बार वहां पे क्या बनता है, गवर्नर जनरल बनते हैं। और हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बनते हैं वो वॉरेन हेस्टिंग है। ध्यान रखना, यहां से लेकर 1833 तक जो गवर्नर जनरल हैं वो बंगाल के ही हैं। ध्यान रखना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो फर्स्ट बनते हैं, ठीक है, वो 1833 के बाद में कार्यक्रम शुरू होता है। उनका मुख्यालय भी कलकत्ता ही रहता है। कहां, कब तक, 1912 तक। 1912 तक, जब तक राजधानी क्या नहीं बन गई हो, दिल्ली नहीं बन गई हो, तब तक उनका भी मुख्यालय कहां पे था, कलकत्ता ही था। लेकिन फिलहाल फर्स्ट की बात हो रही है, 1773 में पहला बनने जाता है। और कब तक रहते हैं ये, 85 तक रहते हैं, 1785 तक रहते हैं। अब इन्होंने क्या किया था, एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है। क्या आता है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है। लिखेंगे इसके बारे में हम थोड़ा सा, कि आप लोगों को पता रहे कि फर्स्ट टाइम में किस प्रकार से क्या मामला रहे। लिखिए इस पे, एक लाइन वो भी लिख लेना। आप लोगों को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी 1738 वाली, वो लाइन भी लिख लो। 1738 ईस्वी, 1738 ईस्वी में निजाम, बिना युद्ध किए, ठीक है, बिना युद्ध किए वो क्या करते हैं, मालवा देते हैं। मालवा अपने हाथ से गवा देते हैं और साथ ही साथ 50 लाख रुपए देते हैं। ठीक है, अगर पूछ से आप लोगों को कि संधि कौन सी थी, अगर पूछ ले जाए कि कौन सी संधि के तहत दे रहे हैं, तो एक बात ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, वो जो संधि है वो होती है दुरहसराय। एक अपमानजनक संधि है ये, जो बिना युद्ध किए ही उन्होंने क्या कर ली थी, संधि कर ली थी। ठीक है, फिर बात आती है यहाँ पे 1773 और 85 के लिए। जो फर्स्ट बनते हैं वो कौन है, वॉरेन हेस्टिंग, नाम लिख लेना। वॉरेन हेस्टिंग बनते हैं, ठीक है, पहले गवर्नर जनरल। फर्स्ट गवर्नर जनरल, ठीक है। और कौन से एक्ट के तहत बनते हैं ये भी आप लोगों को पता, उनसे रेगुलेटिंग एक्ट आता है हमारे पास में। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनते हैं। एक बात बता दूं मैं आपको, कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट का निर्माण भी यही करवाते हैं। कलकत्ता के जो सुप्रीम कोर्ट है उनका निर्माण भी यही करवाते हैं, ये ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट भी यही बनवा रहे हैं। जो डुअल गवर्नमेंट था मामला, ठीक है, हेस्टिंग्स, ठीक है, और जो डुअल गवर्नमेंट का जो मामला था उसको खत्म भी इन्होंने किया था। उसको ये क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ज्यादा पूरा इसके बारे में नहीं बताऊंगा, एक दो काम और भी इनके, लेकिन मेन मेन मैंने काम बता दी वॉरेन हेस्टिंग के, कि किस प्रकार से क्या चीजें हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे किस प्रकार से मामला लिखा जाता है। थोड़ा नोट्स के रूप में इस चीज को क्या कर लेना, लिखते चलना कि कैसे किस प्रकार से है। ठीक है, तो ये व्यक्ति विशेष वहां पे अंग्रेजों की तरफ से काम आगे बढ़ रहा था। यहाँ मराठों वालों जो कार्यक्रम है वो 1738 तक, देखो बीच में छोटे छोटे और भी बहुत सारे हुए हैं, लेकिन ये जब बात हम करेंगे जब अंग्रेजों की नीति के ऊपर या फिर मराठाओं का जो दबदबा बनने लगा था राजस्थान पे, उस वाले इतिहास के अंदर हम लोग इसकी बात अलग से कर लेंगे। मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा बहुत जानकर जल्दी से जल्दी 1857 तक पहुंच जाएं, तो आगे बढ़ते हैं इस चीज को लेकर। ठीक है, अब बात है अंग्रेजों ने जब उत्तर भारत की ओर आना शुरू किया था, ठीक है, उत्तर भारत की ओर जब धीरे धीरे उन लोगों ने क्या करना किया, आना शुरू किया, तो वहां पर उन लोगों को बहुत सारी छोटी छोटी समस्या आने शुरू हुई, जिनमें से मेन जो समस्याएं थी वो तो एक तो थे होलकर, एक थे सिंधिया जी, ठीक है, और एक है पिंडारियों से जो उन लोगों का सामना हो रहा था बार बार से, तो वहां पे उनकी हानियां बहुत ज्यादा हो रही थी। ठीक है, आप लोग को पता होना चाहिए सिंधिया ग्रुप मतलब ग्वालियर
क्षेत्र से जो जुड़ा हुआ था, वहां से जो युद्ध हो रहे थे, कहते हैं फुटकर जो छोटे छोटे युद्ध हो रहे हैं उनसे उनका क्या नुकसान बहुत ज्यादा होता चला जा रहा था। ठीक है, तो इनके लिए वो बार बार क्या है बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती जा रही थी। इस वजह से पहला आंग्ल मराठा युद्ध होता है। कब होता है? 1775 से 1782 तक। अब देखो ये जो युद्ध है जो पूरे के पूरे 7 साल तक चला, ये बिना किसी नतीजे के रहा, कोई जो परिणाम है वो नहीं निकला। न तो इसमें अंग्रेज जीतते हैं न इसमें मराठा जीतते हैं, परंतु हानि बहुत ज्यादा हो चुकी होती है। ये आराम से इस मामले को क्या करते हैं, किसी न किसी प्रकार से संधि करके खत्म कर लेते हैं। ठीक है, ये जो यह ध्यान रखना कि किन के बीच में हो रहा है ये, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच में? मराठा महासंघ के बीच में ये युद्ध हो रहा होता है। इसके अंदर राजस्थान का किसी भी प्रकार से डायरेक्टली कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। राजस्थान का इन्वॉल्वमेंट आएगा दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के अंदर, जिसमें ज्यादातर मामला निकल के आएगा वो आएगा भरतपुर का। इसका निकल के आएगा भरतपुर का। आगे बढ़ते हैं इस मामले को लेकर, कैसे है, किस प्रकार से है। अब बात आती है इसके अंदर एक अच्छा एक सन आएगा आपके बीच में, वो आता है 1776। 1776 देखो, जब जैसे जैसे आप लोगों को पता लगा कि अंग्रेज भी मराठाओं से क्या कर रहे हैं, युद्ध लड़ते जा रहे हैं। आपको पता है कि दुश्मन का दुश्मन भाई होता है, यह बात आप लोगों ने सुनी होगी। तो 1776 के अंदर सर्वप्रथम जयपुर के जो महाराज थे पृथ्वी सिंह जी ने अपने प्रतिनिधि को उस वक्त के गवर्नर जनरल के पास में भेजा वार्तालाप करने के लिए, क्या हमें इस प्रकार से इन चीजों से क्या हो, बचाव हो। लेकिन वो जो वार्तालाप थी वो असफल रही, वहां से किसी प्रकार का कोई संतुष्टजनक जवाब नहीं मिलता है, तो मामला वहीं पे क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन 1787 में राजपूत इकट्ठे होते हैं, संगठित होते हैं और तुंगा नामक स्थान पर मराठाओं को पराजित करते हैं। यहां पे ध्यान रखना, जो मेन जो राजपूत थे सारे के सारे वो इकट्ठे हुए और किस स्थान पर, तुंगा नामक स्थान पर मराठाओं को क्या कर देते हैं, पराजित कर लेते हैं। ये दोनों लाइन आराम से लिख लीजिए आप लोग, ताकि आप लोगों को बातें समझ में आए कि किस प्रकार से हुआ था। तो आप लोगों को यहां से ये बात भी समझ में आ जानी चाहिए कि अंग्रेजों को फर्स्ट टाइम इन्विटेशन जो गया था वो राजस्थान की तरफ से जा रहा है। ठीक है, कौन लेके जा रहे हैं ये भी ध्यान रखना, किसने भेजा है, कि महाराजा पृथ्वी सिंह जी भेज रहे हैं सर्वप्रथम। सर्वप्रथम जयपुर महाराजा पृथ्वी सिंह का असफल प्रयास। क्या रहा है, असफल प्रयास रहता है। ठीक है, किसके लिए हम बात कर सकते हैं, जीजी से मुलाकात के लिए। जीजी से सहायता के लिए। ठीक है, तो यह असफल प्रयास हो चुका है। इसके बाद में एक युद्ध हुआ और उसमें क्या हो गए, राजपूत जीत जाते हैं, वो भी लिख लीजिए। 1787 में राजपूत शासक संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर मराठों को पराजित करते हैं। यहाँ पे पराजित कर देते हैं, तुंगा नामक स्थान पर क्या कर लेते हैं, उसको पराजित कर लेते हैं। ठीक है, अब आप लोग, हम डायरेक्टली पहुंचेंगे किसके ऊपर, ये क्या हम कह सकते हैं, आंग्ल और मराठा का जो दूसरा युद्ध है उसके ऊपर बातचीत करेंगे।
बीच में छोटी छोटी बातें और होती जा रही है, ठीक है। अगर उसके ऊपर अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कम से कम 100+ कमेंट होने चाहिए, तो उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे हम लोग, कि बीच बीच में छोटी छोटी और सर कौन कौन सी कहानी उसके साथ में चलती चली गई। हम डायरेक्टली कहाँ बात करेंगे, जो दूसरा जो युद्ध हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। मराठाओं का क्या है कि देखो मामले यहाँ पे किस प्रकार से रहे कि मराठों का मुगलों के ऊपर भी क्यों बहुत ज्यादा अत्याचार चल रहा था। मामले दिल्ली के आसपास के एरिया से बहुत ज्यादा लूटते चले जा रहे थे। तो दिल्ली के ऊपर जो हम उस वक्त जो बैठे हैं शासक, आप लोगों को पता होगा, ठीक है, कि उनके भी क्या बहुत ज्यादा समस्याएं उन लोगों से बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई थी। तो जब आंग्ल मराठा युद्ध दूसरा होता है, कब, 1803 से 1805 के बीच में, ठीक है। उस वक्त जो गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड वेलीजली हैं। कौन है? लॉर्ड वेलीजली हैं। तो उस वक्त जब युद्ध हो रहा होता है, तब उस युद्ध की अगुवाई दो बड़े लोग कर रहे होते हैं। देखो इस नाम को आप लोग अच्छे से समझना। एक तो है जनरल मैक, ठीक है, और एक नाम आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए, ऑक्टरलोनी। ये नाम आप फिर से सुनोगे, डेविड ऑक्टरलोनी, ठीक है। इन डेविड ऑक्टरलोनी को वहां के जो बादशाह हैं उन्होंने एक उपाधि भी दी थी। अभी नहीं बता रहा हूं, आगे बताऊंगा, ठीक है। एक उपाधि देते हैं, ये उपाधि बहुत काम की है। या आपके 1857 की क्रांति में भी आप लोग इस चीज नाम को सुनोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। दूसरा आंग्ल युद्ध, बस डेट डेट डाल लेना। आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805। गवर्नर जनरल जीजी, गवर्नर जनरल को जीजी से ही बोलेंगे, ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। ये थोड़ा सा मामले में ध्यान रखना कि भी किस प्रकार से कैसे है, क्या मामला है, ठीक है। और इसके जो मेन जो गवर्नर जनरल है लॉर्ड वेलीजली आ जाएंगे। हम देख लेंगे इस चीज को कि भी किस प्रकार से है। ठीक है, कुछ किताबें 1806 भी लिखती है, लेकिन 1805 ज्यादा अच्छा है। आप 1806 भी लिखो तो कोई इसमें वो नहीं, लेकिन 1805 जो है ज्यादातर किताबों में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तीसरे आंग्ल युद्ध जो है वो बाद की बात है, लेकिन इसमें किसी प्रकार की ज्यादा समस्यात्मकताओं का आपको सामना करना नहीं पड़ता है। उसके भी बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन ज्यादा कोई मामला खास नहीं है। क्यों? क्योंकि इस वाले आंग्ल युद्ध के अंदर हम लोगों को दो तीन बातें देखने को मिल जाती है, ठीक है। 1803 के अंदर हो रहा है, भरतपुर से बातचीत होती है और एक सहायक संधि हो जाती है, किसके बीच में? अंग्रेज और भरतपुर के राजा के बीच में, ठीक है। उनका मामला ये होता है कि आप हमारी क्या कर रहे होंगे, सहायता करेंगे। सहायक संधि के नाम पे मामला निकल कर आता है, लेकिन वहां पर भी वो क्या है, पीछे हट चुके होते हैं। लेकिन बाद में फिर से अंग्रेज क्या करते हैं, सहायक संधि करते हैं। किन किन दो लोगों से? भरतपुर और अलवर से। यहां पे छोटी सी बात बताऊंगा, देखो संधि वाला टॉपिक बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन हम नॉर्मल नॉर्मल चीजों को जरूर टच करेंगे, जिनसे आपको इतिहास के बारे में क्या हो थोड़ा पता चल जाए, ठीक है। तो कौन कौन से मामले आ रहे हैं? एक तो भरतपुर व अलवर। कब आ रहा है? 1803 में। ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? सहायक संधि कर रहे हैं। इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि क्या हो रही है आप लोगों की यहाँ पे, सहायक संधि हो रही है, और ज्यादा किस प्रकार से मामला नहीं है। उस वक्त गवर्नर जनरल कौन है? वही लॉर्ड वेलीजली है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्योंकि आप मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1803 1805 कौन लेता है? लॉर्ड वेलीजली रहते हैं, ठीक है। भरतपुर इनके बीच में हो जाती है। अब देखो मामला यहाँ तक आगे बढ़ गया। अब इसके अंदर मैं छोटी सी बात आप लोगों को और इसमें क्लियर करता हूं कि क्या मामला हुआ था, कैसे हुआ था, किस प्रकार से नहीं हुआ। यहां पे आप लोगों को छोटी छोटी दो तीन बातें देखने को और मिलेगी कि कैसे है, किस प्रकार से, क्या रहा होगा, क्या नहीं रहा होगा। देखो 1811 में, 1811 में मैं एक बात बताने जा रहा हूं, उसमें आराम से सुनिएगा। सैटन जो थे वो दिल्ली के अंदर जो लगे हुए थे, रेजिडेंट थे। 1811 में सैटन नाम के एक व्यक्ति विशेष थे जो दिल्ली के क्या थे? रेजिडेंट थे, ठीक है। उस वक्त के जो तत्कालीन गवर्नर जनरल होते हैं, ठीक है,
उनको वो एक सुझाव देते हैं। वो कौन है? लॉर्ड मिंटो। उनको सुझाव दे रहे होते हैं कि सर अगर हमें पिंडारियों से, इन सब लोगों से बार बार युद्ध से वंचित होना है तो राजपूतों के साथ थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, राजपूताना के साथ क्या करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत संधि वगैरह वाला कार्यक्रम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी उनको राय दे के जा रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद में एक नाम देखो बहुत ज्यादा चर्चा में आएगा और प्रश्नों में पूछा भी गया है। ठीक है, उनके लिए भी मामला सामने निकल के आता है। उनका नाम है चार्ल्स मैटकॉफ। कौन है? चार्ल्स मैटकॉफ। जो सही तरीके से अगर कोई व्यक्ति विशेष राय देता है, किसको? लॉर्ड मिंटो को। वो कौन है? चार्ल्स मैटकॉफ है। वो क्या करते हैं, एक पत्र पे लिख के अच्छे से लॉर्ड मिंटो के सामने पूरा का पूरा विवेचन करते हैं कि यदि हम राजपूताना के साथ में इस प्रकार से संधि कर ली जाए तो हमें किस क्या क्या फायदे होंगे, कितना फायदा होगा, और क्या हम आगे भविष्य में किन किन क्षेत्रों पे कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मामले थोड़े से आपको ध्यान में रखने हैं। आगे इन चीजों को लिखवा दूंगा मैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। आगे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा वैसे वैसे अपन साथ साथ में आगे लिखवाते चलेंगे। ठीक है, तो हमने यहां तक देख लिया कि भरतपुर अलवर कब आ रहा है? 1813 में क्या कर ली उसने? सहायक संधि कर लिया होता है। इसके बाद में जितनी भी संधियां होती है वो 1817 और 1818 के में मामले में हो जाती है। कब होती है? 1817 और 1818 में। ठीक है, एक बार ये भी लिख लो। 1817 में, 1817 के अंदर कौन कौन करने जा रहा है, तो इस बात का भी ध्यान रखना। 1817 में करौली और कोटा करने जा रहा है। करौली और कौन करने जा रहा है? कोटा करने जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में 1818, 1818 में जो आप लोगों का शेष राजपूताना है, शेष राजपूताना है, वो करके चलाता है। अब इनकी जो संधि करता है उसका नाम चार्ल्स मैटकॉफ है। इनकी जो संधि कर रहा है उनका नाम क्या है? चार्ल्स मैटकॉफ है। इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। चार्ल्स मैटकॉफ है। ठीक है, 1818 के अंदर। अब बात आती है कि सर इस वक्त गवर्नर जनरल कौन है, तो यह भी ध्यान रखना कि इस वक्त जो जीजी हैं, ठीक है, उनका भी थोड़ा सा मामले नाम में ध्यान रखने का कि कौन कौन किस प्रकार से रहेगा। लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, कब से लेकर कहां तक रहते हैं? 1813 से 1823 तक यही गवर्नर जनरल रहेंगे। बार बार मुझे बताना ना पड़े, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, इसके जस्ट बाद में अब थोड़ा सा एक मामला ध्यान रखो कि बाकी सारी रियासतों से तो कौन कर रहा होता है? चार्ल्स मैटकॉफ कर रहे होते हैं। लेकिन तीन जो नीचे हम बात करेंगे, वागड़ जिसको अपन बोलते हैं, वागड़ से कौन कर रहा होता है? जॉन मेलकम कर रहे होते हैं। कौन कौन सा है? एक तो बांसवाड़ा, ठीक है, एक आ जाएगा आपका डूंगरपुर, ठीक है, एक आ जाएगा डूंगरपुर, एक आ जाएगा प्रतापगढ़। एक कौन आ जाएगा? प्रतापगढ़। ठीक है, बात यहां तक समझ में आ गई होगी कि कौन कौन आ चुका है? बांसवाड़ा आ चुका है, डूंगरपुर आ चुका है और प्रतापगढ़ आ रहा है। कौन कर रहा है? जॉन मेलकम कर रहा है। कौन करने जा रहा है? जॉन मेलकम करने जा रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे भाई चार्ल्स मेलकम मैटकॉफ कौन है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कौन है, किस प्रकार से है, ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये व्यक्ति विशेष कौन है। ये तो सिर्फ जनरल है। जो जॉन मेलकम है ये तो ओनली फॉर क्या है, एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के हैं, जनरल वाली पोस्ट पे बैठे होते हैं। लास्ट में अंतिम रूप से 1823 में सिरोही करता है। कौन कर रहा होता है? सिरोही कर रहा होता है। ठीक है, दाप गया सारा का सारा मामला में। ठीक है, चलते चले मामले कहां से? 1803। 1803 में सबसे पहले कौन कर रहा है? आप लोगों को पता है, भरतपुर और अलवर कर रहा है। उसके बाद में 1817 दो कौन कौन कर रहे हैं? करौली और कोटा कर रहा है। 1818 में शेष राजपूताना कर देता है। कौन करवाता है? चार्ल्स मैटकॉफ करवाता है। बाकी तीन बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ कौन करवा रहा है? लॉर्ड मेलकम करवा रहा है। 1823 अंतिम रियासत सिरोही। ठीक है, कौन कर रहा है, किस प्रकार से कर रहा है? तो थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा सा क्या है, कठिन है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि सिरोही वाला जो मामला है वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया था। किसकी वजह से? जोधपुर, मारवाड़ की वजह से।
सिरोही का जो मामला है वो किसकी वजह से थोड़ा गड़बड़ाता है? जोधपुर की वजह से। कि जब जोधपुर को मिलाया जा रहा था, ठीक है, इससे जो संधि की जा रही थी, तो जोधपुर ने क्या सिरोही को अपना भाग बता दिया था। बाद में पता चलता है कि सिरोही उनका भाग नहीं है। ठीक है, एक नाम और भी याद रखना, 1817 में जब बात संधि करने की आती है, तो संधि करने के लिए जो बातचीत करने जाता है वो कर्नल जेम्स टॉड करने जाता है। आप लोग जानते होंगे घोड़ेवाला बाबा, घोड़ेवाला बाबा कोटा के अंदर क्या बनी हुई है? चबूतरा बना हुआ है, जाके देख लेना आराम से, अपने राजस्थान कोटा में बना हुआ है। ठीक है, तो घोड़ेवाला बाबा जिसको आप बोलते हो, कर्नल जेम्स टॉड, जिनकी किताबें पढ़ते हो आप लोग, जिन्होंने राजस्थान के इतिहास के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च किया हुआ है, वो व्यक्ति विशेष इनसे क्या करने जा रहा है? बातचीत करने जा रहा है। किस मामले में लेके? संधि के मामले में लेके बातचीत कर रहा है। ठीक है, बात मोटी मोटी था, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात आता 1800, यहां तक पहुंच गया 1823 तक। अब देखो, पहला, अब संधि सुंधि हो गई, सारा काम मामला हो गया, तो इसको संभालने का कोई काम तो चाहिए भाई। संधि किस लिए की है? कोई कारण तो होगा, कोई रीजन तो होगा। अंग्रेज उस राजस्थान वाले जो राजपूताना जो क्षेत्र के हैं, वो संधि क्यों कर रहे हैं? सुरक्षा प्राप्ति के लिए। सुरक्षा किससे? एक तो अपने खुद के ही जो अलग अलग जो राजा बने हुए, इन्हीं से। क्यों? क्यों? राजपूताना कोई एक नहीं है, वो अन्य अन्य राज्यों का एक समूह है। जोधपुर जब हम बात करें, मारवाड़ एक अलग राज्य है, मेवाड़ एक अलग राज्य है, बूंदी एक अलग है, बीकानेर अलग है, जयपुर अलग है। ठीक है, तो ये सारे के सारे अलग अलग जो राज्य थे, उन राज्यों का आपसी मतभेद भी बहुत सारे थे। उसके बाद में जो बाहरी आक्रमण हो रहे थे, उन बाहरी आक्रमणों से की सुरक्षा के लिए ही तो संधि की गई थी। ठीक है, अब संधि कर ली गई है, तो इसको संभालने के लिए कोई ना कोई तो संचालन करता चाहिए, कोई ना कोई प्रशासन चाहिए। तो अब बात यह रहती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से इसका जो स्ट्रक्चर है संचालन का, तो वो किस प्रकार से था? मतलब कह सकते हैं कि उनका प्रशासन किस प्रकार से तय किया गया था। क्या उनका प्रशासन था? देखो, हाथों हाथ बना कार्यक्रम तो इतनी जल्दी तो कार्यक्रम सेट हो नहीं सकता था, लेकिन फिर भी 1800, एक डेट याद रखना, 1829 ईस्वी में, कब की बात होने जा रही है? 1829 ईस्वी में राजपुताने का पहला रेजिडेंट कौन बनता है? डेविड ऑक्टरलोनी। कहां बैठता है? दिल्ली में बैठना शुरू कर देता है। कहां बैठता है? दिल्ली में बैठना शुरू करता है। तो पहला हम लोग बात कर सकते हैं, कौन बन रहा है? राजपुताना। राजपुताना का पहला रेजिडेंट, राजपुताना का क्या बनेगा? पहला रेजिडेंट बनेगा डेविड ऑक्टरलोनी। डेविड डॉक्टर लोनी, ये वही डेविड डॉक्टर लोनी है जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के अंदर दिल्ली के लिए भी क्या कर रहे थे? उनसे युद्ध करते जा रहे थे। ठीक है, और दिल्ली के बादशाह ने उनको एक उपाधि दी थी, वो उपाधि है नसीर। ध्यान रखना, इनको एक उपाधि मिली हुई है। इनको क्या मिली हुई है? एक उपाधि मिली। उस उपाधि कौन सी है भाई? नसीर की उपाधि है। ठीक है, तो उस वक्त के मामले में बात करते हैं, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने इनको ये उपाधि दी थी। अब बात करें नसीर क्या है? नसीर उद दौला, क्या क्या उपाधि है? नसीर उद दौला, धर्म का रक्षक। क्या होता है? धर्म का रक्षक। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना। अब बात करें कौन दे रहा है, कैसे दे रहा है, किस प्रकार से, तो मुगल बादशाह। देख लो आराम से, कौन देने जा रहा है? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। लिख लेना, पूरा नोट कर लेना आराम से। ठीक है, 1829 में बनते हैं, इस प्रकार से कार्यक्रम आगे बढ़ रहा होता है। ठीक है, अब जो मामला आता है कि आपको थोड़ा बहुत किसके बारे में, चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में अगर पूछ लिया जाए
कि भाई कौन था, किस प्रकार से। मैंने पहले आपको बता दिया था कि कौन था, कैसे था, तो उसके बारे में एक दो बातें लिख लो ताकि आप लोगों को याद रह जाए कि क्या था, किस प्रकार से। पता नहीं कौन टीचर बाद में भविष्य में बताए नहीं बताए, कैसे किस प्रकार से, तो वो वाली लाइन भी एक बार लिख लो जो मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, लिखना शुरू करो, उस लाइन को भी एक बार लिख लेना। 1811 ईस्वी में सैटर्न सैटर्न के स्थान पर सैटर्न के स्थान पर दिल्ली रेजिडेंट दिल्ली रेजिडेंट बने। इन्होंने ही सही तरीके से क्या किया था, एक बात ध्यान रखना कि किसको राय देते हैं ये, ध्यान रखना, लॉर्ड मिंटो को। उस वक्त के गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड मिंटो। ये कार्यकारी है भाई, ये बात भी ध्यान रखना। कोई बोल दे कि सर ये तो जीजी थे नहीं, तो ध्यान रहे कार्यकारी गवर्नर जनरल थे ये बात ध्यान रखना। क्या थे? कार्यकारी गवर्नर जनरल थे। उनको ये क्या करते हैं, सुझाव देते हैं। इसका मतलब सारा का सारा कार्यक्रम किसका सेट किया हुआ है? सबसे पहले ध्यान रखना कौन सेट कर रहा है, किस प्रकार से सेट कर रहा है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, सेंट के स्थान पर दिल्ली के रेजिडेंट बने। कौन बने? यहां लिख लेना भाई बीच में, चार्ल्स मेटकॉफ। तो सारा कार्यक्रम सेट कौन कर रहा है? चार्ल्स मेटकॉफ सेट कर रहा है। ठीक है, इन्हीं भाई साहब का कार्यक्रम सेट किया हुआ है 1811 में। अब बात आती है इसी प्रकार 1817 से 1823 के दौरान राजपूताने पर ब्रिटिश अधिपत्य क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। और कब तक रहता है? 1947 48, दो डेटों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। 1947 48 के बीच, स्वतंत्रता तक मान लो आप लोग, स्वतंत्रता तक ये अस्तित्व के अंदर भी रहता है। अब बात आती है कि सर 19वीं सदी के वक्त जब कार्यक्रम शुरू हो रहा है सारा का सारा, उस वक्त राजस्थान में कितनी रियासतें थी, कितनी राजपूत रियासत थी, कितनी जाट रियासत थी, और कितनी मुस्लिम रियासत थी। और ठिकाने भी हैं। क्या है? ठिकाने भी हैं। इनमें एक बात ध्यान रखना, एक सैल्यूट, एक नॉन सैल्यूट, दो अलग अलग बातें आएगी। सैल्यूट आप लोगों को पता होना चाहिए, तोपों की सलामी देने वाला मामला जो था, तो इसी प्रकार से है। प्रिंसलीट भी है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, और सैल्यूट स्टेट भी है। तो सैल्यूट स्टेट एंड नॉन सैल्यूट स्टेट जो है वो दो भागों में किस प्रकार से बटे हुए हैं। अब देखो, सैल्यूट स्टेट में किसी को सैल्यूट ज्यादा मिल रहे हैं, किसी को कम मिल रहे हैं। जैसे उदयपुर को 19 मिला करते थे। ठीक है, जोधपुर में 17 और 19 का दो रेशियो था। अगर बाहर से कोई आया हुआ होता था तो उसको 17, जोधपुर को कितने मिलते थे? 17। और आंतरिक अगर किसी प्रकार का कोई प्रोग्राम हो रहा है तो 19 सैल्यूट मिला करते थे। लेकिन उदयपुर को, चाहे बाहर हो आंतरिक को, 19 सैल्यूट मतलब 19 तोपों को क्या मिलती थी, सलामी दिया जा मिला करती थी। और कुछ ऐसे भी थे जो नॉन सैल्यूट स्टेट भी थे, और दो ठिकाने भी इनका नाम आता है आपके बीच में। तो इस वक्त थोड़ा सा ध्यान रख लेना, संधि हो चुकी है। ये लाइन मैंने एक्स्ट्रा आप लोगों को लिखवाई है। जब बात आती है कि भाई 1817 से लेकर 1823 तक सारी की सारी संधियां क्या है, खत्म हो जाती है। वो चलती कब तक है, तो ध्यान रखना 1947 तक चल रही है। ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा बोलना स्वतंत्रता तक चल रही है। कब तक चल रही है? स्वतंत्रता तक। क्यों? क्योंकि कुछ किताबें 1948 भी लिखती है। अब कैसे, किस प्रकार से, वो तो जाकर पूछना पड़ेगा भाई, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा कि भाई क्यों लिखी आ चीज थी। लिखी लिखी भाई साहब। अब बात ध्यान रखियो। ठीक है, अपना तक मामला रखो, स्वतंत्रता तक रहा था। ठीक है, तो थोड़ा सा वो मैं भी लिख देता हूं। इस प्रकार 1817 से 1823 ईस्वी के दौरान
राजपूताना पर। राजपूताना पर। ईस्ट इंडिया कंपनी। ईआईसी हम हर वक्त इसी प्रकार से लिखेंगे, ध्यान रखना थोड़ा सा, ईआईसी के रूप में लिखेंगे, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य हो चुका होता है। और कब तक? 1947 तक, या हम के स्वतंत्रता तक। अक्षुण्ण रहता है। मतलब बिना किसी बदलाव के रहता है। अब बात आती है कि सब 19वीं सदी जब शुरू हो रही है, तब कितनी रियासतें हैं, कितनी राजपूताना है, कितनी जाट है और कितनी मुस्लिम है, वो भी लिख लो। 19वीं सदी या फिर संधि के समय बात कर सकते हो में राजपूताना, या हम के राजस्थान। उस वक्त राजस्थान बोलते नहीं थे, इसलिए मैं राजपूताना राजपूताना लिख रहा हूं भाई, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। राजपूताना में 20 रियासत थी। कितनी थी? 20 रियासत, जिसमें से थोड़ा सा छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखोगे तो पता चल जाएगा। 17 राजपूत थी, ठीक है। 2 उसमें जाट और 1 मुस्लिम। मुस्लिम शासक द्वारा संचालित थी, इस प्रकार से बोल सकते हो, या फिर द्वारा शासित थी। ये बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ी मात्रा ऊपर नीचे हो जाए तो थोड़ा संभाल लेना भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग मामला चल रहा होता है अंतिम रूप से कि भाई संधि वगैरह किस प्रकार से क्या मामला हो गया, कि कहां तक हम लोग पहुंच गए। तो इतना होने पर आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि 1857 के समय मराठों के साथ में राजपूताना के समस्त राजा साथ क्यों नहीं थे। कि मराठों का जो जुल्म राजस्थान पे होता आ रहा था 1711 से, उससे राजपूत शासक जो थे वो नाक नाक तक भर गए थे भाई साहब। इतने परेशान हो चुके थे कि उनको हराने के लिए या फिर उनको खत्म करने के लिए वो किसी के साथ भी संधि करने के लिए तैयार थे। उसी का परिणाम था कि राजपूत शासक अंग्रेजों से क्या कर रहे हैं, संधि कर रहे हैं। वो भी हंसते हंसते कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई ज्यादा बड़ा कोई दबाव नहीं है। कोई होता है ना कि बहुत भाई युद्ध हुए हों बहुत सारे, उसके बाद कोई बातचीत, ऐसा भी नहीं हुआ। नॉर्मल बातचीत हुई, और बातचीत करने कौन आ रहा है? कर्नल जेम्स टॉड। उसके बाद में हस्ताक्षर होते हैं, मामला सही हो जाता है। किस वजह से? सिर्फ मराठाओं के अत्याचार की वजह से, क्योंकि वो अत्याचार इतना बढ़ चुका था। आप सोच के देखो कि वो इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि हम अंग्रेजों से क्या कर रहे हैं, संधि कर रहे हैं उस सुरक्षा प्राप्ति के लिए। तो काफी बार आप लोग देखते हो कि सर ये ऐसा क्यों है, किस प्रकार से है। देखो उस वक्त क्या स्थिति और क्या परिस्थिति रही होगी ये कोई नहीं जानता अच्छे से, ठीक है। कुछ चंद पन्नों में इतिहास को इकट्ठा नहीं किया जा सकता, या मैं ज्यादा सही तरीके से कहूं, कुछ समझदार या असमझदार लोगों के द्वारा लिखे गए
ये काले पीले जो पेज हैं उनसे पूरे इतिहास को आगामी पीढ़ी को समझाया नहीं जा सकता। हर किसी के अपने अपने समझने का जो दायरा है वो भी अलग है और जो तरीका है वो भी अलग है। इस वजह से एक मामला आगे बढ़ता चला गया और परिणाम स्वरूप हिंदू राजा के रूप में जो इतने बड़े शासक उभरे थे शिवाजी, उनके जो इस प्रकार से जो मराठा जो आगे बढ़ रहे थे उनके साथ ही सारे के सारे मामलात बिखरते चले गए। आप लोगों को वो बात याद होगी इतिहास के पन्नों में कि जब राज सिंह जी मेवाड़ की गद्दी पे बैठे होते हैं, ठीक है, और उस वक्त जब उनके पास में पैगाम आता है कि आपको टैक्स वगैरह देना है और वही सेम चीज कहाँ जाती है, मराठाओं के पास, शिवाजी के पास जाते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि शिवाजी वहां से बोला था कि अगर भाई साहब टैक्स दे देंगे तो मैं भी दे दूंगा। तो उस वक्त भी इतना मतलब दिखाया गया है, या फिर हम कह सकते हैं इतिहास को पन्ने में इस प्रकार की बातें भी लिखी गई थी। सच या झूठ का कोई अता पता नहीं है, लेकिन कहते हैं कि इस प्रकार से भी जो व्यवहार थे वो आगे इस प्रकार से बिगड़ेंगे ये किसी को नहीं पता थे, और कैसे किस प्रकार से ये भगवान जाने। आगे बढ़ते हैं इस चीज को लेकर के कैसे है किस प्रकार से है। अब 1857 के जो मेन जो मुख्य कारण है कि भी किस प्रकार से क्या चीजें रही, हम लोगों ने यहां तक तो देख लिया कि राजपूत किस प्रकार से आए, किस प्रकार से मामला हुआ, क्या संधि हुई, क्योंकि अंग्रेजों के साथ में बिगड़ना अब शुरू होगा। राजस्थान अभी तक तो अपने भविष्य को संवार रहा था कि अपना भविष्य इनके साथ मिलकर क्या होगा, अच्छा हो जाएगा, यह सोच विचार चल रहा था। लेकिन इन लोगों की नीतियों की वजह से, अंग्रेजों की नीतियों की वजह से, या हम कह सकते हैं कि अपना वर्चस्व बढ़ाने की वजह से अंग्रेजों ने कुछ ऐसे ऐसे फैसले लिए राजस्थान में, जिससे राजस्थान की जनता जो है वो अंग्रेजों से दूर होती हुई चली गई, या हम कहें कि अंग्रेजों से भी परेशान होती चली गई। कि सर वो कारण क्या क्या रहे होंगे, तो देखो वो कारण राजनीतिक कारण भी थे, धार्मिक कारण भी थे, सैन्य कारण भी थे, वो सांस्कृतिक कारण भी थे, ठीक है, और तत्कालीन कारण भी कुछ रहे थे कि किस प्रकार से क्या चीजें रही होगी। लेकिन जब मैं 1857 की क्रांति को पूरे भारतवर्ष के साथ अगर मैं जोड़ना शुरू करूं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में यह क्रांति नहीं छिड़ रही होती है, पूरे भारतवर्ष में 1857 की क्या हो रही होती है, क्रांति छिड़ रही होती है। तो इसमें जो मेन जो कारण हम लोग ढूंढते हैं कि सर क्या रहा होगा, तो मुख्य रूप से अगर मैं आपको बोलना शुरू करूं तो आपको पता होगा कि एक जो मेन कारण है वो क्या आता है, राजनीतिक कारण जो है उस वक्त सामने निकल के आता है। एक कारण तो क्या निकल के आता है, राजनीतिक कारण निकल के आता है। बस टॉप हेडिंग लगाऊंगा भाई मैं, ठीक है। जो मूल जो कारण के मामले होंगे, राजनीतिक जो कारण एक निकल के आ रहा था, उसमें हम लोग अगर बात करें तो हम लोग ये कह सकते हैं व्यापकगत सिद्धांत जो था वो उनका खराब हो गया था। राज्य हड़पने की जो डलहौजी की जो नीति थी वो थोड़ी सी क्या कर गई थी, परेशान करके चली गई थी। पेंशन, आपको पता होगा कि बहादुर शाह जफर की पेंशन रोक दी गई थी, और इतना तक कह दिया गया था कि उनके बाद में जो वंशज हैं उनको लाल किला जो है वो नहीं सौंपा जाएगा, और यहां तक कह दिया गया था उनको कि इनके बाद में उनको बादशाह की जो है वो उपाधि नहीं दी जाएगी। तो इससे वो भी हताश हो चुके थे वहां पे, ठीक है। और आगे हम लोग थोड़ा सा और इस मामले में बढ़े तो आर्थिक कारण भी बहुत से थे। आपको पता होगा कि भूमि राजस्व के नाम पर इतना ज्यादा टैक्स वसूलना शुरू कर दिया था जिसका कोई अंत ही नहीं हो रहा था। इस वजह से भारत के जो उद्योग थे वो खत्म होते भी चले गए, क्योंकि जो सस्ते दामों में जो चीजें वहां पे मिलने लग गई थी, अंग्रेजों वाली जो सामान थे वो मिलने लग गए थे, इससे भारत का जो उद्योग है वो भी धीरे धीरे खत्म होता चला गया था। दूसरी तरफ भारत का जो पैसा है वो ब्रिटेन जाने लग गया था। इस वजह से गरीबी भारत के ऊपर क्या हो गई थी, हावी होने लग गई थी। भूखमरी जो है वो भारत के ऊपर हावी होने लग गई थी, जिसका कोई इलाज अंग्रेजों के पास नहीं था। तीसरी बात करें कि सामाजिक और धार्मिक कारण क्या रहे होंगे, आपको पता होगा कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के चक्कर में अंग्रेजों ने इतनी जल्दबाजियां दिखाई कि उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों की धार्मिक धारणाओं को क्या करना, ठेस पहुंचानी शुरू कर दी थी। आपको पता होगा कि मंदिरों के लिए टैक्स लेना, मस्जिदों के लिए टैक्स लेना, उनके समय सारणी को बाध्य करना कि भाई ये समय रहेगा, इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। और समाज सुधारक के रूप में जो उन लोगों ने सती प्रथा वाले जो कार्यक्रम थे उनको अगर रोकना शुरू किया था, ये छोटी छोटी जो चीजें हैं वो
भारत की जो जनता है उनको ऐसा लगने लग गया था कि ये बहुत ज्यादा हमारे धार्मिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में क्या कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं। बात करें सैन्यकरण के बारे में तो आपको पता होगा कि भारतीय सिपाहियों को अंग्रेजी सिपाहियों की एवज में कम पैसा मिलता था, बड़ी उपाधि भी भारतीय सैनिकों को नहीं मिल पाती थी। ये भी एक मेन कारण भारतीय जो वहां के जो सेना में जो काम कर रहे थे भारत के लोग, उनका अगर कहें कि वो सभी, आपको पता होगा 1857 की क्रांति मेन जो कारण वो सैनिकों ने ही शुरू की थी, ये आपको पता होना चाहिए, बैरकपुर से शुरू हो रही थी। और राजस्थान के अंदर भी आपको पता होना चाहिए कि नसीराबाद जो मेन जो निकल के आता है वो आपको पता होगा, ठीक है। तो सैनिकों के कारण जब मेन रहा था तो उसमें भी ये चीजें थोड़ी सी समझ में आती है कि भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभाव हो रहा था। ब्रिटिश सेना भारतीय सिपाहियों से उनकी अंग्रेजों को जो मामले जो थे उनके ज्यादा ज्यादा उपाधियां मिल रही थी, पैसा भी उनको ज्यादा मिल रहा था। वो भी बहुत बहुत बड़े कारण थे, किसके रूप में, भारत के रूप में, ठीक है। और तत्कालीन कारण आप लोगों को पता होना चाहिए, चर्बी वाले कारतूस। जो तत्कालीन कारण था, जो आपको पता होगा, बैरकपुर में मंगल पांडे द्वारा जो इतना बड़ा कांड किया गया था, दो अंग्रेजी सैनिकों को गोली मार के हत्या कर दी गई थी, उसके पश्चात मंगल पांडे जी को फांसी लगा दी जाती है। ये जो मामला था तत्कालीन कारण था। इस वजह से कहते हैं कि हकीकत में इतनी तेज हवा लगी क्रांति को कि वो क्रांति समय से पहले शुरू हो गई। आप लोगों ने सुना होगा ये बात कि समय से पहले 1857 की क्रांति शुरू हो जाती है, ठीक है। वो कारण जो था वो यही चर्बी वाले कारतूस थे, 1857 की क्रांति, ठीक है। किस प्रकार से, कैसे, क्या मामलात रहे, ठीक है। इंडिया को लेकर मैंने आप लोगों को सारे के सारे मामले बता दिए। हेडिंग एक लिखाई, दो तीन चीजें मैंने आप लोग बता दी, उनको लिख लेना भाई आप लोग, ठीक है। छोटी छोटी बातें मैं आपको लिखवा देता हूं, लिख लो फिर भी आप आराम से। एक तो होता है आपका आर्थिक आर्थिक कारण, एक मैंने आपको क्या बताया था, सामाजिक 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 कारण बता दिया था मैंने आपको, ठीक है। एक आप लोग इसमें लिख लो, क्या था, सामाजिक कारण, उसमें भी धार्मिक आ गया था, ठीक है। एक आ गया सैन्य कारण, सैनिक कारण आ चुका था। एक आता तत्कालीन, तत्कालीन एक आता है तत्कालीन कारण। ये कारण आप लोग सारे मोटे मोटे तौर पे इन चीजों को देख लेना भाई, कि किस प्रकार से, कैसे, क्या चीजें हैं, क्या नहीं है। ये आप लोग को थोड़ा थोड़ा क्या है मामले को पता होना चाहिए, आप लोगों के समझने के ही काम आएंगे किस प्रकार से। अब हम थोड़ा सा राजस्थान पे वापस आते हैं कि सर राजस्थान में क्या मेन मेन मामले रहे होंगे। कि देखो लगभग भारत को लेकर जो मामले थे वही ज्यादातर मामले किस में रहे थे, राजस्थान में रहे थे। तो हम राजस्थान की पृष्ठभूमि को अब छूने जा रहे हैं कि किस प्रकार से है क्या नहीं है। हमने काफी सारी बातें पहले कर ली है, लेकिन अब हम देखेंगे 1857 के क्रांति को अंदर कि भाई किस प्रकार से क्या क्या मूलतः रहेंगे और हम इसको कितने भागों में बांटने वाले हैं। 1857 की क्रांति, मूलतः जो हम भाग में बांटने वाले हैं, एक तो सबसे पहले बात आती है कि परिचय। परिचय बहुत हद तक तो हम देख चुके हैं, लेकिन इसका प्रशासनिक ढांचा हम देख लेंगे, ठीक है। प्रशासनिक डाटा हम इसका एक बार देख लेंगे, फिर बात करेंगे कारण की, कि कारण क्या रहे, किस प्रकार से क्या कारण, किस प्रकार से क्या मामला रहे। एक बात देख लेंगे छावनी और सैनिक के बारे में। आप लोगों को पता होगा कुछ सैनिक टुकड़ियां भी बनी थी और छावनियां भी बनी थी, इनको भी थोड़ा देख लेंगे भाई, ठीक है। आप लोगों को पता होगा शेखावटी, जोधपुर, जोधपुर में भी अलग से एक सेना, आपको पता होगा, भील सेना भी आप लोगों को पता होगा कि वो भी बनी थी, ठीक है। किस तरफ में, उदयपुर की साइड में। तो उन सब सैनिकों में किस प्रकार से, कहते लोकल मतलब राजस्थान के खुद की, बाकी तो अलग अलग जगहों पे अन्य और सेनाएं भी थी, आप लोग पता होना चाहिए, बंगाल की सेना भी थी अपने यहाँ पे। इस प्रकार से देखा जाए महाराष्ट्र की भी सेना थी, लेकिन जो मूलतः जो तीन जो हमारी जो लोकल जो सेना बोल सकते हैं हम लोग, वो कहाँ कहाँ है, जोधपुर है, आप लोग को पता होना चाहिए, शेखावाटी में तो झुंझुनू में बनी हुई, एक उदयपुर में बन जाती है, ठीक है। तो इनको भी देख लेंगे। और एक लास्ट में हम देखेंगे परिणाम, कि परिणाम क्या रहे। परिणाम के बाद हम देखेंगे प्रभाव क्या पड़ा, कि प्रभाव किस प्रकार से, क्या बातें किस मामले में रही, कैसे रही, किस प्रकार से चीजें आई। और फिर जो
नॉर्मल अनछुई कहानियां, कि क्या है, किस प्रकार की है, क्या मामलात हुए, कैसे हुए, क्यों हुए। सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है। तो उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से है, क्या मामलात था, कैसे रहते। थोड़ा बहुत हम इस मामले में बातें हैं कि एक बार मोटे मोटे तौर पे चार्ट देख लिया जाए। 1857 की क्रांति के समय उस वक्त जो हमारा मैप है वो कुछ इस प्रकार का नजर आ रहा था। इधर जैसलमेर है, ठीक है, जोधपुर है, उदयपुर है, सिरोही है, ठीक है, नीचे आप प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर देखते हो, ठीक है, कोटा है, टोंक है, बूंदी है, ठीक है, और जयपुर है, करौली है, अलवर, भरतपुर वगैरह जैसी जगह है, बीकानेर है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाती है। कौन कौन सी चीजें इस मामले में रही है। मैप दिखाने का एक ही मकसद है, हम इस चीज को बाद में भी क्या लेंगे, यूज में लेंगे, या कैसे हुई है, किस प्रकार से हुई है। चीजों को हम थोड़ा बहुत धीरे धीरे साथ साथ में क्या करेंगे, संभलते हुए चलेंगे कि कैसे रही, कैसे नहीं रही। तो सब चीजें अपने को क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि कैसे था, कैसे नहीं था। अब हम मेन मोटे तौर पे बात करेंगे किसके बारे में, राजस्थान का प्रशासन, कि कैसा रहा राजस्थान का प्रशासन, किस लिए रहा, क्यों रहा, हर एक चीज के बारे में हम लोग इसमें चर्चा करनी शुरू करते हैं। राजस्थान का प्रशासन, तब की बात हो रही है तो संधि हो चुकी होती है। संधि के पश्चात अगर मैं संधि से पहले की बात करूं, ठीक है, तो ध्यान रखना भिन्न भिन्न विभिन्न प्रशासन थे, ठीक है। अब विभिन्न प्रशासन मतलब सबकी अपनी अपनी राजधानी थी, ठीक है, सबकी अपनी अपनी सेना हो रही है, सबका ध्वज हो रहा है, सबका अपना अपना क्या है, ध्वज मतलब झंडा वगैरह किसी प्रकार से, अपने अपनी खुद का पूरा क्या है, नियमावलियां हैं सबकी अपनी अपनी। तो अलग अलग भागों में बटा हुआ था, भिन्न भिन्न विभिन्न विभिन्न भागों में क्या था, बटा हुआ था। राजस्थान के अंदर मामले में लेते हैं, चाहे पश्चात ले लो चाहे पहले ले लो, बात एक ही है, ठीक है। क्योंकि संधि के अंदर कुछ शर्तें इस प्रकार से थी कि हम राजस्थान के राज्यों के आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये अंग्रेज साफ साफ क्या करते हैं, बोल देते हैं। लेकिन क्या उन्होंने बोला वो किया? तो अगर अंग्रेजों ने जो बोला वो किया होता तो राजस्थान की जो जनता है वो इतनी हताश हुई होती? राजस्थान के जो राजा वगैरह हैं वो क्या परेशान होते? नहीं होते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कहते हैं ना, कथनी और करनी में बहुत ज्यादा अंतर था उन लोगों के। और कुछ अपने ही लोगों ने क्या देना शुरू कर दिया था, धोखा देना शुरू कर दिया था। उनको कहाँ छुपाओगे, उनको भी तो सामने लाना ही पड़ेगा। तो उन पे भी हम लोग क्या करेंगे, वार्तालाप करते रहेंगे। राजस्थान का प्रशासन, थोड़ा बहुत मामला लिखा हुआ है, एक बार देख लेना। देखो, 19वीं सदी के आरंभ में 20 रियासतें थीं, जिसमें से 17 राजपूत, 2 जाट और 1 मुस्लिम शासक द्वारा शासित थी। इन राज्यों के साथ ही नई संधियों में कुछ समान शर्तें थी जो विशिष्ट जो राज्य संबंधित संधि का सामान्य जो शर्त है वो क्या क्या है, नॉर्मल सी चीजें मैं लिख कर लाया हूं। पहली, संधि द्वारा रियासती शासक अंग्रेजों को सर्वोच्च जो क्या है, सर्वोच्च स्वीकार कर ली। देखो, अंग्रेजों की जो सर्वोच्चता है वो उन्होंने क्या कर ली थी, स्वीकार कर ली थी। अंग्रेजों ने रियासती राजाओं का वंशानुगत जो राज्य अधिकार था वो स्वीकार कर लिया था। अंग्रेज क्या थे, ये चीज मान गए थे कि भी आपके बेटा जो होगा वो राजा बन जाएगा। लेकिन
ये बाद में उन लोगों ने मानना बंद कर दिया था। जो दत्तक पुत्र हुआ करते थे, कहते हैं गोद लेके जो बच्चे, जो दत्तक पुत्र हुआ करते थे, उनके मध्य अंग्रेज अपनी शक्तियों की वजह से उन पे क्या करने लग गए थे, हमला करना शुरू कर दिया था। वो मना करने लग गए थे कि दत्तक पुत्रों को आगे भविष्य में राजा हम बनने नहीं देंगे। तो ये समस्या भी राजस्थान के साथ खड़ी हो चुकी थी। ठीक है, संधि के वक्त तो क्या कहा था, हम आपके राजा वंशानुगत राजाधिकार को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तीसरा मामला क्या, मोटे मोटे तौर पर हम बात करें कि किस प्रकार से, तो उन्होंने बोला कि अंग्रेज जो बाहरी जो आक्रमण है और जो आंतरिक आक्रमण है राज्य की, उसकी जो सुरक्षा है वो अंग्रेज स्वयं करेंगे। आप अब थोड़ा सी बात सोच के देखो, अगर जोधपुर जयपुर से लड़ने जा रहा है, आप सोचो थोड़ा सा, जोधपुर है और वो जयपुर से लड़ने जा रहा है, और आपको ये बात समझ में आ गई है कि आंतरिक लड़ाई भी कौन कर रहा है, अंग्रेज कर रहे हैं। तो जोधपुर के लिए भी कौन आ रहा है, अंग्रेज आ रहा है, और जयपुर के लिए भी कौन आ रहा है, अंग्रेज आ रहे हैं। तो ये क्या अपनी एक दूसरे की सेना को मारेंगे? पॉसिबिलिटी है? नहीं है। इन्होंने क्या किया, बैठ के आराम से क्या करनी शुरू कर दी, बातचीत करनी शुरू कर दी। तो ये आंतरिक मामलों में यहां से अंग्रेज घुसना क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं। क्योंकि जो आंतरिक लड़ाइयां थी इन लोगों की, जो आपसी मतभेद थे, वो क्या हुए, बिना युद्ध के सुलझने लगे। अब बिना युद्ध के सुलझेंगे, अब बात वही है कि बीच में कोई दलाल बैठा है, इधर एक पक्ष है, दूसरी तरफ एक पक्ष है। दलाल भी तो कहता है, कोई प्लॉट बिकते हुए देखा होगा, उसने भी कहा 1% 2% मेरे को भी दे दो, है ना। तो उसी प्रकार से अंग्रेजों का मामला था। जिस प्रकार से कोई भी उल्टारा करवाते थे, तो कोई ना कोई शर्त उस राज्य से मनवा लेते थे कि ये शर्त अब हमारी आप पे लागू होगी, और दूसरे वाले राज्य को भी कह देते थे कि अब ये वाली शर्त अब आपके ऊपर हमारी लागू होगी। धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने बहुत सी आंतरिक शक्तियों पर भी राजाओं के ऊपर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। तो हम कहते हैं ना कि मुद्दे क्या बन गए, तो ये मुद्दे धीरे धीरे खुद राजाओं ने दे दिए थे उन लोगों को। कि वही वाली बात है कि जब दो लोग लड़ते हैं तो बीच में तीसरा तो अपना फायदा उठा के जाएगा ही जाएगा। वही काम अंग्रेज कर रहे थे। ठीक है, अब बात करते हैं चौथी शर्त को लेकर के किस प्रकार से है। संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट रखना तय किया गया। साथ ही यह आश्वासन भी दिया गया कि पॉलिटिकल एजेंट उनके राज्य कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ब्रिटिश संरक्षण के बदले रियासती शासकों को अपनी विदेशी नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी और अपने आपसी विवादों को अंग्रेजों के मध्यस्थ प्रस्तुत करने का वादा करना पड़ा। आवश्यकता पड़ने पर रियासती शासक अपने राज्यों के समस्त सैनिक साधन अंग्रेजों को सुपुर्द कर देंगे। अब देखो बात क्या है, यदि किसी प्रकार की कोई लड़ाई हुई, अंग्रेजों की भी अगर किसी प्रकार से किसी से लड़ाई हो गई, ठीक है, उस वक्त भी अगर अंग्रेज कहें कि भाई फलानते आदमी को, कि फलानते राजा को कह दे कि भाई आप तेरी सेना चाहिए, तो वो सेना आपको उसको सुपुर्द करनी पड़ेगी। ये शर्त उन्होंने उस संधि के अंदर क्या कर ली थी, लिख ली थी कि किस प्रकार से क्या है। देखो 1803 में जो संधि होती है सहायक संधि के रूप में भरतपुर अलवर की, उसमें ज्यादा किसी प्रकार की कोई शर्तें वगैरह नहीं थी। लेकिन 1817 के अंदर और 1823 तक जो संधियां चलती है, उस संधि के अंदर ये शर्तें क्या है, साथ साथ में काम कर रही होती है। उनके ऊपर क्या हो रहे होते हैं, सिग्नेचर हो रहे होते हैं। ठीक है, जो चार्ल्स मेटकॉफ हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बन के आते हैं, वो उनका सिग्नेचर करते हैं, और अन्य अन्य राजाओं के जो राजा थे वो अपने जगह पे क्या करते हैं, सिग्नेचर कर रहे होते हैं। तो ये शर्तें सब लोगों ने क्या कर ली थी, वहां पे मान ली थी। कहते ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, बड़ी वाला कहानी अटा हुई आपने सागा। ठीक है, अंग्रेजों को वार्षिक, ठीक है, खिराज देने संबंधित धारा सभी राज्यों की संधियों में अलग अलग थी। अब देखो, जो खिराज मतलब टैक्स देने की जो शर्तें उस समय अलग अलग थी। वो कौन सी शर्त थी, जो मराठाओं ने राजस्थान पे अलग अलग राजाओं पे लगाई थी, उन्हीं को ही थोड़ा बहुत मान के, थोड़ा ऊपर नीचे करके अंग्रेजों ने सेम टू सेम वही शर्तें क्या कर दी थी, राजाओं पे थोप दी थी। कैसे, लिखा भी हुआ है, देखो, खिराज की राशि निर्धारित करने के लिए वो मराठों वाले जो मामले थे वही सेम तय हो गए थे। कि जो मराठाओं की जो शर्तें लगी हुई थी पहले से, वही लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके अंग्रेजों ने उन्हीं को क्या कर लिया था, चला दिया था कि कैसे होगा, किस प्रकार से होगा। इन संधियों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, राजपूताना पे अच्छे से शासन करने के लिए
1829 के अंदर किसी प्रकार से आपको पता होगा कि डेविड ऑक्टरलोनी का नाम मैं पहले से बता चुका होता हूं कि डेविड ऑक्टरलोनी को राजपूताना रेजिडेंट के रूप में दिल्ली के अंदर मुख्यालय बना के बिठाया जाता है और राजपूताना एजेंसी का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जा रहा है? राजपूताना एजेंसी का यहां पे निर्माण किया जा रहा है। अब राजपूताना एजेंसी ये सोचती है कि इतना बड़ा भूभाग है, देखो राजपूताना एजेंसी को जो भूभाग मिलता है, ये भी आप समझने की कोशिश करना कि राजपूताना एजेंसी को जो भूभाग मिल रहा है वो बहुत बड़ा भूभाग है, छोटा मोटा भूभाग नहीं है। राजस्थान में उस वक्त हम बात करें क्षेत्रफल के रूप में, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है इनके पास में। आप खुद सोच के देखो कि इनके पास में 3,30,330 किलोमीटर स्क्वायर का जो क्षेत्रफल है, इतना बड़ा भूभाग किसको मिल रहा है? राजपूताना एजेंसी को मिल रहा है। अब इतना बड़ा भूभाग किसी एक एजेंसी को मिल रहा है तो एक व्यक्ति विशेष तो उसको नहीं संभाल पाएगा। अब एक व्यक्ति विशेष उसको नहीं संभालेगा तो उस व्यक्ति विशेष ने क्या करते हैं, पॉलिटिकल एजेंट रखने क्या किए थे, शुरू किए थे। अब पॉलिटिकल एजेंट क्या किया करते थे, डायरेक्टली गवर्नर जनरल को क्या करने लग गए थे, रिपोर्ट करने लग गए थे। बात आराम से समझना इस चीज को, मैं जो बोल रहा हूं एजीजी बाद में आता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। पॉलिटिकल एजेंट क्या करते थे, डायरेक्ट गवर्नर जनरल को क्या करते थे, रिपोर्ट करते थे। कहां जाके? कलकत्ता जाके। अब सिर्फ अंग्रेजों ने राजस्थान के साथ तो संधि नहीं की थी, वो तो पूरे भारत के साथ संधि करके चले गए थे। अब सारे के सारे पॉलिटिकल एजेंट अगर कलकत्ता में जाकर गवर्नर जनरल से मिलने लग जाएं तो गवर्नर जनरल के पास इतना टाइम है कि सबको वो 2-2 मिनट भी दे पाए? तो पॉसिबल तो था नहीं कि भाई हर किसी से इंडिविजुअल मिला जाए। तो इसका बीच का एक रास्ता निकाला जाता है और 1832 में, वापस से रिकॉल कर रहा हूं मैं, 1832 में अजमेर के अंदर, वहां पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि एजीजी बिठाते हैं, एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो डायरेक्ट रिपोर्ट करेगा, उत्तरदायी होगा किसके लिए, गवर्नर जनरल के लिए। तो इन जितने भी पॉलिटिकल एजेंट जो बने थे भारत, ये राजस्थान के अंदर 6 पॉलिटिकल एजेंट अलग अलग जगहों पे बिठाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे हम आगे बात करेंगे उन पे। तो जो 6 पॉलिटिकल जो एजेंट थे, ठीक है, ये सारे के सारे रिपोर्ट फिर किसको करने लग गए, एजेंट टू गवर्नर जनरल, मतलब ए जी को वो क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। ध्यान रखना यहां पे बात समझने वाली है कि सबसे पहले तो बात सबसे ऊपर कौन है, जीजी है, उसके बाद में कौन आ गया है, एजीजी आ गया है, इनके नीचे कौन है, पॉलिटिकल एजेंट है, ठीक है, और इसके नीचे जो है वो एडवोकेट एजेंट है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, एडवोकेट एजेंट हर एक छोटी छोटी जितनी भी रियासतें थी सबके अंदर थे ये, ठीक है। जी जी, आप लोगों को पता होना चाहिए मुख्यालय कहां चल रहा है, कलकत्ता, ठीक है, गवर्नर जनरल इस प्रकार से। एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, फिलहाल ध्यान रखना अजमेर में इनका क्या बनाया जाता है, मुख्यालय बनाया जाता है। फर्स्ट एडीजी कौन, किस प्रकार से, आगे बातचीत करेंगे, ठीक है। पॉलिटिकल एजेंट 6 जगह बैठते हैं, कितनी जगह, 6 जगह अलग अलग मामले बैठाए गए, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, इस प्रकार से अलग अलग जगह बैठे थे, ठीक है। सॉरी, बीकानेर नहीं है, उदयपुर के लिए, ठीक है। और एडवोकेट एजेंट जो है वो हर रियासत में थे, 20 के 20। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, ये तो 6 बैठे हैं। इस किसी किसी एक पॉलिटिकल एजेंट के नीचे 3-3, 4-4 रियासतें थी, तो उन सारी रियासतों में अकेले बंदे का जाना संभव नहीं था, तो वो क्या करता है, वहां पे एडवोकेट एजेंट को बिठाता है, वकील, वकील साहब, ठीक है, एडवोकेट एजेंट को क्या करते हैं वहां पे बिठाता है कि क्या होगा, किस प्रकार से होगा। अब हम इस कार्यक्रम को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, कि किस प्रकार से क्या चीजें, थोड़ा बहुत मामला लिखने में भी आ जाना चाहिए कि कैसे होगा, किस प्रकार से होगा। अब देखो मेन जो बनाया जा रहा है, अब क्या बन रही है, किस प्रकार से बन रही है, हम प्रशासनिक ढांचा जो देख रहे हैं, इसके अंदर राजपूताना एजेंसी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, राजपूताना एजेंसी का।
एजेंसी का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करें पॉलिटिकल एजेंट वगैरह बनते हैं किस प्रकार से क्या है, लेकिन डायरेक्टली वहां तक ना पहुंचने की वजह से एजीजी को बिठाया जाता है कब, 1832 में। इसका जो प्रधान है, इसका राजपूताना एजेंसी का, इसका प्रधान एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल का उत्तरदायी होता है। उस वक्त तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे, आप लोग को पता होना चाहिए कि किस प्रकार से कौन थे कौन नहीं थे, तो ध्यान रखना 1832 के अंदर जो गवर्नर जनरल होते हैं वो होते हैं आप लोगों के विलियम्स बेंटिक। अब कब से लेके कहां तक रहते हैं ये पता होना चाहिए, 1828 से 35 तक रहते हैं ये। हाँ, ठीक है। अब फर्स्ट एजीजी, सर्वप्रथम एजीजी कौन बनने जा रहा है ये आपको पता होना चाहिए, इब्राहिम लॉकेट। फर्स्ट एजीजी कौन बनने जा रहा है, इब्राहिम लॉकेट बनने जा रहा है कि फर्स्ट एजीजी उसको हम लोग बना देते हैं। कब बनाते हैं, 1832 ईस्वी में। मुख्यालय या हम कहें हेडक्वार्टर अजमेर है इसका। कहाँ रखा जाता है, अजमेर रखा जाता है। ये नॉलेज थोड़ी सी लिख लेना कि किस प्रकार से क्या है। ठीक है, तत्कालीन कौन थे, विलियम बेंटिक थे। विलियम बेंटिक कब तक गवर्नर जनरल रहते हैं, 1828 से लेकर 1835 तक। प्रथम एजीजी कौन बनते हैं, इब्राहिम लॉकेट। कब बनते हैं, 1832 ईस्वी में। हेडक्वार्टर कहाँ है, अजमेर में है। अब बीच में एक मामला आता है कि 1854 सॉरी 45 1845 ईस्वी में जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, वो आबू ले जाया जाता है। कहां चला जाता है, आबू ले जाता है। क्यों, गर्मी पड़ती है राजस्थान में भयंकर वाली भाई साहब। ठीक है, तो 1845 में क्या कर लेते हैं, उसको ले जाते हैं आबू। क्या कहते तो ये ले जाते हैं कि कुछ दिन आबू रह जाएंगे और कुछ दिन अपन अजमेर रह जाएंगे। लेकिन यहां जाने के बाद में भाई साहब मामला भयंकर बैठ गया। आबू से वो बंदा आने का नाम ही नहीं ले रहा है, मस्त मजे ले रहा है आबू के अंदर ही। ठीक है, तो एक सन आएगा 1864 ईस्वी में, मतलब 1857 की क्रांति के बाद की बात है, लेकिन लिखवा रहा हूं, थोड़ा ध्यान रख लेना। 1864 ईस्वी में कि किस प्रकार से क्या चीजें हैं, 1864 ईस्वी में दो मामले बन जाते हैं कि गर्मी के अंदर, गर्मी में तो कौन रहेगा, आबू। और सर्दी में, शीतकालीन कह दें तो कौन रहेगा, अजमेर। 6 6 महीने के हिसाब से, 6 माही। इसका मतलब 6 माही आबू रह जाएगा और 6 माही अजमेर रह जाएगा। 6 महीने तो कौन रह जाएगा, आबू रह जाएगा, और 6 महीने कहां रह जाएगा, अजमेर में रह जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी यहां तक तो आ जाती है। कौन बनता है पहला, थोड़ा सा बार वापस से रिवाइज कर लेना। इस इसका प्रधान एजेंट टू गवर्नर जनरल का उत्तरदायी होता है। इसका प्रधान एजेंट टू जनरल, एक सेकेंड, होता है जो
जीजी का उत्तरदायी होता है? इसका उत्तरदायी होता है, जीजी का उत्तरदायी होता है। तत्कालीन जीजी कौन है? विलियम्स बेंटिक है, ठीक है। प्रथम एजीजी कौन बनता है? अब्राहम लॉकेट। कब बनता है? 1832 ईस्वी के अंदर बन रहा है, ठीक है। उसके बाद में राजधानी चेंज होती है। उस वक्त राजधानी कौन? अजमेर। राजधानी चेंज कब हो रही है? 1845 ईस्वी में। कहाँ चली जाती है बात करें हम लोग, जो हेडक्वार्टर है कहाँ चला जाता है? आबू चला जाता है। राजधानी नहीं, ध्यान रख लेना भाई, हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है वो, ठीक है। गलती से राजधानी बोलते हैं, हेडक्वार्टर है, ठीक है, आबू। उसके बाद 1864 में ये दो भागों में बढ़ जाता है, 6 माही में बढ़ जाता है। गर्मी में आबू हो जाती है और सर्दी में कौन हो जाता है? अजमेर हो जाता है, ठीक है। लेकिन 1857 की क्रांति के समय, 1857 ईस्वी में राजपुताना का एजीजी, लिख लो इसको आराम से, इन लाइनों को लिख लो। राजपुताना का एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस होता है। कौन है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है, ठीक है। तो ये मामला इस प्रकार से क्या है, आगे बढ़ता है कि भाई किस प्रकार से क्या चीजें रहेगी, कैसे नहीं रहेगी। तो 1857 तक हम लोग पहुंच गए हैं। 1857 की क्रांति में एजीजी तक का हम लोग कार्यक्रम क्या कर चुके हैं, पहुंच गए कि भाई मामला कहां तक है, कैसे है, किस प्रकार से। अब इसके आगे जब हम आगे बढ़ते हैं इस मामले में कि क्या रहेगी, किस प्रकार से चीजें रहेगी, तो अब बातें आ जाएगी किसको लेकर? कारण को लेकर, कि किस प्रकार क्या मामले रहे। यहां हम बात करें, इसके अंदर हम लोग आगे जो थोड़ा बहुत समझेंगे, तो वो थोड़ा बहुत पहले कारण से पहले हम लोग देख लेंगे सैनिक वाला काम। इससे पहले क्या देख लेंगे? सैनिक। कुछ टुकड़ियां बनाई गई थी, सैनिक टुकड़ियां 3 बनी हुई थी, ठीक है। और हमने देखी फिर छावनियां बनी थी, ठीक है। यहां से जो एजीजी होते हैं जोधपुर के, उस वक्त के जो एजीजी हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना, 1833 के वक्त में, ठीक है, उस वक्त जो एजीजी होते हैं वो क्या करते हैं, गवर्नर जनरल से वार्तालाप करते हैं कि यदि इस इतने बड़े भूभाग के ऊपर हम लोगों को कंट्रोल अगर करना है, तो वो कंट्रोल करने के लिए यहां पे हमें कुछ सेना बनानी पड़ेगी और कुछ छावनियों का क्या करना पड़ेगा, निर्माण करना पड़ेगा। तो साथ साथ में क्या छावनियां कुछ तो बन गई थी, ठीक है, लेकिन कुछ क्या थी इसमें बनने में, मामले में चल रही थी। और कुछ सेनाओं के बारे में भी उन्होंने क्या कर लिया था, वर्ग दे दिया था कि भाई हमें कुछ सेनाएं भी क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। एक छोटा सा मैं अंतर आप लोगों के लिए अगली क्लास के लिए छोड़कर चला जाता हूं। आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि नसीराबाद जो हम बात करते हैं, जो सबसे पहले जो हम लोगों की क्या छावनी बनती है, उस नसीराबाद का नाम नसीराबाद क्यों रखा गया, तो ये मैं आपको बता दूं, डेविड एक्टरलोनी ही उस नसीराबाद को बसा रहे होते हैं और उनको नसीर की उपाधि मिलती है। इस वजह से उसका नाम क्या रखा जाता है, नसीराबाद रखा जाता है। तो इसके आगे के जो भी हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के बारे में कि क्या होगा, किस प्रकार से होगा, क्या मामलात रहे, कैसे नहीं रहे, और कौन कौन सी चीजें हैं जो आप लोगों को इंपॉर्टेंटली जाननी चाहिए, क्यों है, किस प्रकार से है, तो वो हम लोग आगामी कक्ष में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एक क्लास और रहेगी और ये पूरा का पूरा मामला हम लोग क्या कर चुके होंगे, खत्म कर चुके होंगे कि कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। तो ये भी थोड़ा बहुत आप लोग थोड़ा सा मामले को समझ लेना कि क्या है, कैसे, किस प्रकार से। आई होप बोर्ड आप लोगों ने पूरा अच्छे से कॉपी कर लिया होगा भाई, कि क्या होता है, कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। पूरा पूरा मैं टाइम देता हूँ आप लोगों को, टेक्निकल टीम पूरा ध्यान रखती है, मुझे बीच में से गायब कर देती है भाई साहब, कि आप लोग आराम से क्या रख सको, कॉपी कर सको कि क्या है, किस प्रकार से। इतिहास को जितना अच्छे तरीके से आप लोग लिखोगे, जितने अच्छे तरीके से नामांकित और क्रमशः आप लोग लिखते चले जाओगे, उतना ही अच्छे तरीके से आप लोग उसको याद कर पाओगे कि कब कौन सी किस प्रकार से क्या हुई है, घटना हुई है। और मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को क्रम अनुसार मैं हर एक चीज़ की घटना के बारे में बता सकूं। देखो 1857 के पहले जो हम लोगों ने जितनी भी कहानी के बारे में बात की थी, 1711 से लेकर, उसको नॉर्मली लिख लेना ताकि आपको समझ में आए। जो छोटे छोटे सवाल जो आप लोगों के मन में रह जाते हैं कि मराठे क्यों नहीं हुए, हम लोग क्यों नहीं लड़ने चले गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो मैंने थोड़ा बहुत जो आप लोगों के जो मिट्टी लगी हुई थी वो मैंने थोड़ी सी झाड़ दी है।
कि वे क्यों, किस प्रकार से मामले क्यों नहीं हुए, कैसे हुए। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, आप लोगों के ही वजह से ही ये चैनल इस प्रकार से ग्रोथ करता चला जाएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।